So welcome back to the channel guys. Once again second grade maths is back again. जय श्री नमो बुद्धाय, जय श्री श्याम, जय जोहार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सेकंड ग्रेड मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं किशोर एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज दिनांक 7 मार्च 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024-25 की डीवी चेकलिस्ट जारी की जा चुकी है। हम आज डीवी लिस्ट भरने का तरीका बताने वाले हैं, साथ ही जो इसमें कमियां रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सभी दोस्तों में शेयर करना है ताकि सभी भाई बहन और दोस्त हमारे साथ में जुड़ सके और एक राजस्थानी भाई का सपोर्ट कर सकें। इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे फास्टली पहुँच सके। तो चलिए हम आज बात करते हैं फोर्थ ग्रेड डीवी चेकलिस्ट को भरना कैसे हैं। तो वो प्रोफॉर्मा आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो आपको डीवी चेकलिस्ट की सारी जानकारी दी जाएगी और भरने का तरीका भी बताया जा रहा है। तो इसी के आधार पर आप भरने का प्रयास करें, गलतियां नहीं करनी है। बड़े ध्यान से, बड़े धैर्यपूर्वक आपको ये डीवी चेकलिस्ट भरना है। तो आपको डीवी चेकलिस्ट की सारी जानकारी दी जाएगी और भरने का तरीका भी बताया जा रहा है। तो इसी के आधार पर आप भरने का प्रयास करें, गलतियां नहीं करनी है। बड़े ध्यान से, बड़े धैर्यपूर्वक आपको ये डीवी चेकलिस्ट भरना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह डीवी चेकलिस्ट का कंप्लीट फॉर्मेट है जो पीडीएफ फॉर्मेट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इसमें से हमें वही भरना है जो हमारे काम के लिए है, जो काम आने वाले जो प्रपत्र हैं वही आपको भरने हैं। तो इनके आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर निकलवा लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये विस्तृत परिनिरीक्षा स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथ इसमें अटेस्टेशन फॉर्म भी है और आपका डीवी चेकलिस्ट भी इसी में ही समाहित किया गया है। तो चलाते हैं और बातचीत करते हैं एक के बारे में। तो हम डीवी चेकलिस्ट प्रपत्र के बारे में बातचीत करने वाले हैं, परफॉर्मा के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इसको आप बड़े ध्यान से धैर्यपूर्वक भरिएगा। वो जो पेज हमें भरने हैं सिर्फ हम उन्हीं को निकाल रहे हैं, बाकी जो पेज है हमारे काम में नहीं आने वाले क्योंकि वे डॉक्यूमेंट हमने पहले ही बनवा लिया है। जैसे आपके स्क्रूटनी फॉर्म का प्रपत्र है वो हमने भरवा लिया था, ऑफलाइन में भी भरा था, ऑनलाइन में भी आ चुका है। साथ ही साथ अपना अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी हमने भर लिया है और जो डॉक्यूमेंट हमें बनाने थे वो सब ने रेडी कर रखे हैं। और चेकलिस्ट वाले जो पेज हैं वही हम काम में लेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यह 25 पेज की फाइल है, लेकिन हमारे जो काम आने वाले हैं सिर्फ 4 पेज ही हमारे काम में आने वाले हैं। तो उन 4 पेजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो 4 पेज है वो भी निकाल लेते हैं। ये आपने आवेदन पत्र भरा था, स्क्रूटनी फॉर्म भरा था ऑफलाइन वाला, तो ये वही स्क्रूटनी फॉर्म है और दोबारा से इसे नहीं निकालना है। ये पेज आपके काम के अभी नहीं है क्योंकि आपने फॉर्म भरा था वो आपके पास में ऑलरेडी पड़े हैं, तो वही आपको काम में लेना है। तो इसमें वो सारी चीज़ें फिर से इंक्लूड की गई है ताकि आपके मन का वहम दूर हो सके और आप वो डॉक्यूमेंट ठीक से मिलान कर सकें। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने पहले भरे थे स्क्रूटनी फॉर्म में और वह ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भी आपके पास में है, तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो देखें दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और प्यार लगा है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए अपनी राय कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे छोटे से परिवार को बड़ा बनाने के लिए आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब
हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसको हम जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। तो आप हमें प्यार, सपोर्ट, सहयोग ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए जल्दी से 10,000 से 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अब कंप्लीट करते हैं। हमने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले समय में आपका सहयोग रहेगा तो 10 से 20,000 सब्सक्राइबर करने में भी हम कामयाब होने वाले हैं और ये सफलता बड़ी जल्दी हमें मिलने वाली है। अब ये आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म का जो पहला प्रपत्र है वो आ चुका है, बिल्कुल आपके सामने है, देख पा रहे हैं आप। देखें आप, ये स्क्रूटनी फॉर्म का जो पहला प्रपत्र है, संलग्न सूची प्रपत्र 2, संलग्न अभिलेख विवरण, स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, ये आपको लगाना है। ठीक है, अब इसमें ये है आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, उसी से यानी इसी में ये आपका डीवी का चेकलिस्ट का पहला पेज रहने वाला है। इसका फोटोकॉपी आपको जरूर निकलवा लेना है। यह ऑथेंटिक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह डीवी चेकलिस्ट जारी की गई है। जो पिछली जो डीवी की चेकलिस्ट हम देख रहे थे वो एक परफॉर्मा था कि उस प्रकार से डीवी की चेकलिस्ट बना करती है। तो इस पर विश्वास करिएगा, ये अपने बोर्ड के द्वारा ही आई है और यही पेज आपको निकलवा लेना है। ठीक है, तो सभी को ये इसके 4 पेज निकलवाने हैं। पेज नंबर 7, 8, 9 और 10, ये 4 पेज है। चारों पेज आपको प्रिंट के रूप में निकलवाना है और बिल्कुल निकलवा लीजिएगा। 2 आपको इसके प्रिंट निकलवाना है। 4 पेज के 2 प्रिंट हो जाएंगे, यानी 8 पेज आपको निकलवा लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो इसमें क्रम संख्या पहले पर जो आपके पास में मार्कशीट मांगी जा रही है, अंक पत्र मांगा जा रहा है। देखिए, क्रम संख्या 1, अंक पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। आपके पास में 10वीं की अंक तालिका है तो वह आपको लगानी है। 10वीं की अंक तालिका है, इसके आगे दिया हुआ है जारी क्रमांक व दिनांक, संलग्न संख्या। 10वीं की अंक तालिका सभी के पास में है, 10वीं की अंक तालिका सभी के पास में है, तो जारी क्रमांक उसका कितना है, जो जारी क्रमांक है, सीरियल नंबर, वो आपको लगाने हैं। और उसके दिनांक, जिस दिन वह इश्यूड डेट, जिस दिन वह इश्यू हुई थी, आपको प्राप्त हुई थी या उसमें जारी कर दी गई थी, वह आपको इसमें डालनी है। संलग्न संख्या 1 रहने वाली है क्योंकि 10वीं की मार्कशीट सिर्फ एक ही है तो एक ही पेज आपको लगाना है। 2 नंबर पॉइंट है उपाधि या प्रमाण पत्र। उपाधि का अर्थ भी वही है, प्रमाण पत्र है। अब मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी, तो आपका मैट्रिक 10वीं क्लास का जो प्रमाण पत्र है, 2009 या 2009 से पहले तक आपकी 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट और उनके प्रमाण पत्र अलग अलग आया करते थे। लेकिन 2010 या 2010 के बाद में 2010 या 2010 के बाद में जो भी 10वीं और 12वीं जिन्होंने किया है, तो उनके जो प्रमाण पत्र है और उनकी अंक तालिका है, ये दोनों एक ही में आया करते थे। अर्थात उसमें एक लाइन लिखी हुई आया करती थी, मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट, मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट। तो आपको घबराना नहीं है, वो चीज़ें आपने पहले ही आपने देख ली है स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक्त, तो वो आपको लगाना है। उसकी जारी दिनांक व क्रमांक आपको लगाना है। उसमें पेज कितने हैं, तो फिर से बता रहे हैं, अंक पत्र 10वीं की मार्कशीट है वो एक पेज था, उसकी जारी क्रमांक, जारी दिनांक आपको लगा लेना है। फिर भी हम बताते हैं, देखो जारी क्रमांक आपको कहाँ पर मिलने वाला, देखें, ये देखें आप, ये 10वीं की अंक तालिका है और इस अंक तालिका में जो ऊपर राइट साइड में लिखा हुआ है क्रमांक या सीरियल नंबर, तो ये आपके क्रमांक या सीरियल नंबर रहने वाले हैं। और इसी में ठीक नीचे चलोगे आप तो नीचे आप देखें लेफ्ट साइड में है दिनांक, ये आपके दिनांक दी हुई रहेगी। ये दिनांक और सीरियल नंबर, ये दोनों आपको अंक पत्र या 10वीं की मार्कशीट में दर्ज करने हैं। और इसमें प्रिंट आउट की संख्या कितनी है, ये पेज कितना है, एक पेज है, एक प्रिंट है तो एक ही लगाना है। यदि आपने 2 प्रिंट करवाए हैं तो 2 पेज लगाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2 नंबर पे बात करते हैं, उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी। अर्थात 10वीं आपने मार्कशीट प्राप्त की है तो 10वीं का प्रमाण पत्र भी आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। वर्ष 2009 या 2009 से ठीक पहले तक, 2009 या 2009 से ठीक पहले तक 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आया करते थे। तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लगाना है। उसकी जारी दिनांक, जारी
क्रमांक व जारी दिनांक दोनों लगानी है। उसमें कितने पेज थे वो भी आपको यहाँ मेंशन करने हैं, वो दिखाते हैं आपको। चलिए 3 नंबर पर दिया हुआ है अंक पत्र हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या इंटर हायर सेकेंडरी। 3 नंबर पे बात करते हैं अंक पत्र हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट। तो इन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अर्थात 12वीं कक्षा जब आपने उत्तीर्ण की है तो उसकी अंक तालिका या मार्कशीट, अंक तालिका अथवा मार्कशीट, तो वो मार्कशीट की जारी क्रमांक व जारी दिनांक आपको लिखना है। और संलग्न संख्या, अंक तालिका है वह एक ही पृष्ठ पर आपकी आ चुकी है तो एक ही प्रिंट आपको लगाना है, संलग्न संख्या 1 लगानी है। तो आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12वीं की अंक तालिका है और ये अंक तालिका के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ SR नंबर दिए हुए हैं, सीरियल नंबर दिए हुए हैं। तो यही आपको सीरियल नंबर इसमें दर्ज करने हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित। अर्थात हमने 2009 के बाद में 12वीं पास की थी। ये जिनकी भी मार्कशीट है 2009 के बाद में पास की हुई है तो 2011 में की हुई है तो इनके साथ में ये लाइन आई है सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। तो ये आपको काम में लेना है। इसकी आपने क्रमांक देख लिए हैं। साथ ही साथ आगे बात करते हैं इसमें जारी करने की दिनांक है वो भी दी हुई है लेफ्ट साइड में। तो आप देखें दिनांक है, जारी दिनांक है, ये दिनांक आपको काम में लेना है। जारी क्रमांक व जारी दिनांक। संलग्न प्रपत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 पेज रहने वाला है, 1 प्रिंट रहने वाला है तो 1 ही आपको लगाना है। आई होप समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। एक एक चीज़ पे बात कर रहे हैं बड़े धैर्य पूर्वक। 4 नंबर पे दिया हुआ है उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट। तो इसका अर्थ भी वही है, जैसे आप कह सकते हो वर्ष 2009 या 2009 से ठीक पहले तक जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो उनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग आया करते थे। और जिनके आए हैं तो उनको दोनों ही भरना है, और जिनके नहीं आए हैं अर्थात वर्ष 2010 या 2010 के बाद वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको प्रमाण पत्र के रूप में वही 12th की मार्कशीट है या 10th की मार्कशीट है वही यहाँ पर लगानी है। उसी की जारी क्रमांक, जारी दिनांक लगानी है और उसमें पृष्ठ संख्या कितनी है वो आपको दर्ज कर देनी है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। मार्कशीट में दिया हुआ है प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। तो इसमें आपकी वही जारी क्रमांक रहने वाला है, वही जारी दिनांक रहने वाली है, तो दोनों वही लगाने हैं। इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, जो दिया हुआ है वही आपको दर्ज कर देना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पर बात करते हैं। आगे 5वां बिंदु है अंक पत्र स्नातक, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। ऐसे ही BE और BTech और इसके समकक्ष सभी डिग्रीज में या सभी मार्कशीट में यह रहने वाली है। तो इसमें बताया गया है कि इनकी जारी क्रमांक व जारी दिनांक आपको दर्ज करने हैं। साथ ही साथ संलग्न संख्या भी लगाना है। जैसे किसी ने BSc किया है तो BSc में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 तो मार्कशीट हो चुकी है, ये तीनों मार्कशीट हो चुकी है। तो इसमें पृष्ठ संख्या 3 दर्ज करना है। इसमें पृष्ठ संख्या 3 लगाने हैं और तीनों की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को।
तो ये दिखा देते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये लगाना है। ये एक पेज हो गया है। दूसरा प्रिंट आपका बीएससी सेकंड ईयर का रह जाएगा, या बीए सेकंड ईयर का रह जाएगा, बीकॉम सेकंड ईयर का रह जाएगा। इसी प्रकार से आपको लगाना है, एक प्रिंट लगाना है। और ये तीसरा प्रिंट हमारे सामने है, ये है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। तो बीएससी थर्ड ईयर का ये फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है। तो आपको इसमें आपकी जारी क्रमांक है, जो जारी क्रमांक दिया हुआ है S8 नंबर है या सीरियल नंबर है, वो आपको दर्ज करने हैं। साथ ही जारी दिनांक है वो भी आपको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ दी हुई है। ये दोनों चीज़ें इसमें भरनी है। और इसमें संलग्न संख्या कितनी हो जाएगी? बीए, बीएससी, बीकॉम में 3 मार्कशीट है, तो 3 संलग्न प्रपत्र संख्या रहने वाली है, 3 पेज रहने वाले हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 6 नंबर बिंदु पर बात करते हैं, उपाधि या प्रमाण पत्र। स्नातक की उपाधि प्रमाण पत्र, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई या बीटेक या इसके समकक्ष जो भी डिग्रियां हैं, जो भी मार्कशीट है, जो भी आपके स्ट्रीम रही है, तो उनमें आपके प्रमाण पत्र यानी डिग्री भी आपको लगानी है। उसकी जारी क्रमांक व जारी दिनांक, डेट दर्ज करनी है। और संलग्न संख्या कितनी रहने वाली है वो भी आपको इसमें लगाना है। तो देखते हैं। अब आप देखें, ये आपके सामने, ये जो आपके सामने है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की डिग्री दी हुई है बीएससी की। तो बीएससी के जैसे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ राइट साइड के टॉप में, तो यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं यही सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर आपको नोट करने हैं। ये आपके सीरियल नंबर है, ये आपको नोट करने हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में आपकी जारी करने की दिनांक है वो भी दी हुई है। तो यह है इसकी डिग्री रहने वाली है। ये जारी दिनांक आपको इसमें दर्ज करना है, जारी क्रमांक, जारी दिनांक। साथ ही संलग्न प्रपत्र संख्या कितनी रहेगी? 1 रहने वाली है। तो ये आपको इसमें दर्ज करने हैं। आई होप सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने बड़ी बारीकी से और धैर्य के साथ में और धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, और आप गलती नहीं करें। ये जो चीज़ें बताई जा रही है इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से बात करते हैं अंक पत्र अधिस्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, इस प्रकार से जितने भी एमएड, इस प्रकार की जितनी भी मार्कशीट आपके पास में हैं, जो भी आपने कोर्स किए हैं। तो जैसे एमए किया है आपने, तो एमए प्रीवियस ईयर, एमए फाइनल ईयर, इनकी 2 मार्कशीट हो चुकी है। प्रपत्र संख्या, संलग्न संख्या हो जाएगी 2 रहने वाली है। जारी क्रमांक ऊपर की तरफ आ जाएगी, जारी दिनांक है वो लेफ्ट साइड में नीचे आने वाली है, वो डिटेल आपको बढ़नी है। साथ ही अंक पत्र अधिस्नातक और इसकी उपाधि और प्रमाण पत्र, 8वां बिंदु है उपाधि, प्रमाण पत्र अधिस्नातक, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक। तो इसमें भी आपको उसका प्रपत्र संख्या लगानी है जो कि 1 रहने वाली है, और जारी क्रमांक और जारी दिनांक अवश्य भरें। ठीक इसी प्रकार से उपाधि, प्रमाण पत्र ये आपने भर लिए। ठीक इसी प्रकार 9 नंबर पॉइंट है अंक पत्र डिप्लोमा। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अंक पत्र डिप्लोमा, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे RSCIT एक डिप्लोमा कोर्स है, RSCIT 3 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स है। 9 नंबर बिंदु है अंक पत्र डिप्लोमा, RSCIT यदि आपने किया हुआ है, PGDCA यदि आपने किया हुआ है, O लेवल, C++, कोबोल, इस प्रकार से आपने जावा ये किए हुए हैं, ये कोर्सेस किए हुए हैं, तो इनकी जारी करने की दिनांक, जारी क्रमांक और संलग्न प्रपत्र संख्या लगानी है, दर्ज करनी है, यदि आपके पास में है तो। फिर भी दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आपने RSCIT स्क्रूटनी फॉर्म में लगाया है तो उसके सीरियल नंबर जो राइट साइड में ऊपर की तरफ दिए हुए हैं ये आपको दर्ज करने हैं। ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है। और ठीक इसके नीचे आप देखोगे, जब नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपकी जारी करने की दिनांक है वो भी दी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है, आराम से भर सकते हो, कोई कोताही नहीं बरतना है। ठीक है, तो हम आराम से बता रहे हैं, एक एक चीज़ समझा रहे हैं आपको, और इसी प्रकार से आपको इनको फुलफ़िल करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फुलफ़िल करना है। यदि आपके पास में 10 नंबर बिंदु में दिया हुआ है उपाधि प्रमाण पत्र डिप्लोमा, आपके पास में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र है तो वो प्रमाण पत्र भी आपको
लगाना पड़ेगा, उसकी जारी क्रमांक, जारी दिनांक और संलग्न प्रपत्र संख्या दर्ज करनी है। 11 नंबर बिंदु है अनुभव प्रमाण पत्र। यदि आपने अनुभव प्रमाण पत्र स्क्रूटनी फॉर्म में भरा है, आपके पास में है, किसी सरकारी सेवा में आपने कार्य किया है, सरकारी विभाग में आपने कार्य किया है, तो उसके जारी क्रमांक, जारी दिनांक और उसके संलग्न प्रपत्र संख्या आपको दर्ज करने हैं। 11 नंबर बिंदु तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 12 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, 12 नंबर बिंदु जो दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आप देखें, मूल निवास या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। यदि आपके पास में मूल निवास है, यदि मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में है या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में है, तो उसके जारी करने के दिनांक और क्रमांक दर्ज करना है। कितने पेज में आ रहा है, मतलब एक ही पेज में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आ रहा है, तो वो आपको दर्ज करने हैं। अब हम दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह राजस्थान सरकार के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र है। तो इसमें ऊपर की तरफ देखें आप, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है जो एक हमने ये नीले पेन से इसमें गोला किया हुआ है, ये आपके मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या रहने वाली है, ये आपको दर्ज करना है। साथ ही इसकी दिनांक है, जारी करने के क्रमांक और जारी करने की दिनांक दोनों ऊपर ही स्पष्ट रूप से दी हुई है, ये आपको दर्ज कर लेनी है। प्रपत्र संख्या है, संलग्न प्रपत्र संख्या रहने वाली है 1। बाकी नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी जारी करने की जो डेट है वो दी हुई है 25 मार्च 2019। ठीक इसी प्रकार से आपके वाले में कितने हैं, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र में आपकी जो डेट है वो कितनी है वो आपको दर्ज करना है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। 13 नंबर बिंदु है जाति प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, जिस प्रकार का भी आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र की जारी होने की दिनांक, क्रमांक और संलग्न प्रपत्र संख्या 1 दर्ज करनी है। ये भी दिखाते हैं आपको, ज़रूर देखें, समझें और फिर आपका जो भी कमेंट रहेगा, सभी कमेंट्स, सभी परेशानियों को ज़रूर दूर किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जाति प्रमाण पत्र रहने वाला है, यह आपका जाति प्रमाण पत्र है। इस जाति प्रमाण पत्र में ऊपर की तरफ ही आप जब देखोगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र है, उसके क्रमांक जो जारी किए गए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं नीले गोले में, और साथ ही दिनांक भी नीले गोले में दर्ज की हुई है। तो ये दोनों आपको दर्ज करने हैं। जो आपके जाति प्रमाण पत्र में आपके जारी क्रमांक और दिनांक है वही आपको दर्ज करना है। संलग्न प्रपत्र संख्या कितनी रहने वाली है देख पा रहे हैं आप, इसमें संलग्न प्रपत्र संख्या 1 ही है और 1 ही प्रिंट है, तो 1 ही लगाना है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम बड़ी बारीकी से, बड़े धैर्य से एक एक चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं और मूल में भी ठीक इसी प्रकार से हमने दर्ज किया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अन्य प्रमाण पत्र। अब अन्य प्रमाण पत्र में यदि आपने कोई प्रोफेशनल, अब बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट है अन्य प्रमाण पत्र। यदि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, कोई ऑक्यूपेशन वाला कोर्स किया है, जैसे बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, तो उनकी मार्कशीट है जो प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपके जारी क्रमांक और जारी दिनांक दी हुई है, वह आपको दर्ज करने हैं। साथ ही उसमें संलग्न प्रपत्र संख्या कितनी रहने वाली है, जैसे आपने बीएड किया है तो बीएड में आपके बीएड प्रीवियस ईयर मार्कशीट, तो बीएड प्रीवियस ईयर मार्कशीट, बीएड फाइनल ईयर मार्कशीट है, तो 2 मार्कशीट हो चुकी है। संलग्न प्रपत्र संख्या 2 होगी, जारी क्रमांक और जारी दिनांक आपको उसी में दी हुई मिल जाएगी। जैसा हम दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखें और समझें। यह आपकी बीएड प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है, या यहाँ पर आपकी बीएसटीसी की हुई है तो बीएसटीसी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट रहने वाली है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, अरे ये क्या किया है। हाँ चलिए, हम इसमें बात कर रहे हैं, ये बीएड प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है, तो इसमें तो हमें कुछ डिटेल लेनी नहीं है, इसके एस नंबर आपको नहीं लेनी है, इसकी जो जारी क्रमांक, जारी दिनांक, डेट नहीं लेनी है, आपको सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट की जारी क्रमांक, दिनांक और जारी क्रमांक और जारी दिनांक लेने हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में नहीं लेना है। अब आप देख पा रहे हैं ये आपकी बीएड फाइनल ईयर की मार्कशीट है या बीएसटीसी डीएलएड फाइनल ईयर की मार्कशीट रहने वाली है। तो इसमें आपके एसआर नंबर दिए हुए हैं लेफ्ट राइट साइड में ऊपर की तरफ। इसमें आपके एसआर नंबर नहीं बोलेंगे,
एस नंबर है, सीरियल नंबर है, आपके रहने वाले हैं राइट साइड में ऊपर की तरफ, ये आपको दर्ज करने हैं। जारी क्रमांक हो चुके हैं, साथ ही साथ आपके जारी दिनांक है वो भी इसमें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ दर्ज की गई है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। इशूड डेट ही लगानी है, रिजल्ट डिक्लेयर डेट आपको दर्ज नहीं करनी है। जिस दिन आपकी जारी की गई है तो वह इशू डेट आपको दर्ज करनी है, आपको रिजल्ट डेट दर्ज नहीं करनी है, रिजल्ट डेट दर्ज नहीं करनी है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ तक तो आशा करते हैं सभी को एक एक चीज़ के बारे में जानकारी ठीक से और सही तरीके से मिल पा रही है। आपकी बीएड प्रीवियस ईयर मार्कशीट या बीएसटीसी प्रीवियस ईयर मार्कशीट, इनकी जो डिटेल है वो आपको नहीं पढ़नी है, ये प्रपत्र के साथ में लगेंगे, फोटोकॉपी लगने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। साथ ही साथ इसमें आगे जो आपका रहेगा बीएड का जो प्रमाण पत्र है यानी डिग्री, तो बीएड की जो डिग्री आपकी रहने वाली है वो डिग्री भी आपको इसमें लगाना है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैसी आपकी डिग्री होती है। डिग्री में वही जारी क्रमांक संख्या और जारी दिनांक है वो आपको दर्ज करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके इस बीएड की डिग्री में आप राइट साइड में आप देखें, राइट साइड में ऊपर की तरफ देख रहे हैं एन नंबर, राइट साइड में ऊपर की तरफ आप देख रहे हो नंबर, ये नंबर ही आपके जारी क्रमांक रहने वाले हैं। यूडीएन नंबर आपके अलग है, वो आपको काम में नहीं लेने हैं। यूडीएन नंबर अलग है, वो आपको काम में नहीं लेना है। आपके जो नंबर रहने वाले हैं जो राइट साइड में ऊपर की तरफ है, ये लंबी वाली संख्या नजर आ रही है स्लेस के साथ में 053 020 स्लेस 1348, इस प्रकार से आपके भी बीएड डिग्री या बीएसटीसी डिग्री में जारी क्रमांक है दिए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से अब इसमें जारी दिनांक है वो भी दी हुई है, वो आपको दर्ज करनी है, जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है ये आपकी रहने वाली है। और भी आपके पास में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लगाना चाहिए बखूबी लगा सकते हैं। एक आपको फॉर्मेट और इसमें आगे नीचे दिया हुआ है, एक ब्लैंक बॉक्स आपको दिया हुआ, उसमें आप दर्ज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी कवरअप हो चुकी होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पृष्ठ पे चलते हैं। तो इस 7 नंबर पेज में जितनी भी जानकारी थी सब हमने पूरी डिटेल के साथ में आपके सामने आपके समक्ष रखी है। आई होप सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें कवर हुई होंगी। अब आप देखें प्रश्न संख्या 7 में आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। ये आपको नीचे 15 नंबर तक पॉइंट तक अपना हो चुका था। 16 नंबर पर आप बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, और भी आपके पास में कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं कार्यालय टिप्पणी, तो कार्यालय टिप्पणी आपके लिए नहीं है, कार्यालय के द्वारा ही भरी जाएगी, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भरी जाने वाली है। तो इस पर आप साइन कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी टिप्पणी आपको नहीं देना है, ये जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आप देख पा रहे हैं प्रपत्र संख्या 3 है। इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, हालांकि काफ़ी शिक्षार्थियों ने भर दिया होगा तो ये भरना नहीं है, ये किनको नहीं भरना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, आवेदक यदि जिन्होंने एग्जाम दी है, जिन्होंने फॉर्म भरा था 4th ग्रेड का फॉर्म भरा है, उनकी शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है, यानी उनकी 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण नहीं थी जब आपने फॉर्म फिल किया था, तब जब आपने 19 अप्रैल 2025 को जब आपकी शैक्षणिक अर्हता 10वीं कक्षा पास नहीं हुई थी उससे पहले तक, तो आपने फॉर्म फिल किया है, उसके बाद में आपकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण भी आपने कर ली है, तो उनके लिए रहने वाला है जिन्होंने 10वीं, इसमें दिया हुआ है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र में आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है, इसकी परीक्षा तिथि है तब तक यदि वह सम्मिलित हो रहा है 10वीं की कक्षा में, तो उनको यह भरना है। और जिनकी 10वीं कक्षा इससे पहले हो चुकी है, यानी 19 अप्रैल 2024 19 अप्रैल 2025 को शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 3 है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की तिथि तक या उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है, कहने का मतलब ऐसा है जिन्होंने 10वीं कक्षा 19 अप्रैल 2025 से ठीक पहले कर ली है तो उनके को यह भरना नहीं है। 19 अप्रैल 2025 के बाद में जिनकी कक्षा 10वीं हुई है तो उनको यह फॉर्म नहीं भरना है।
इसका सीधा सा अर्थ यह है जिन्होंने वर्ष इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिन्होंने 19 अप्रैल 2025 से ठीक पहले यदि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जो कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इसमें दी हुई है, तो उनको ये भरना नहीं है। और जिन्होंने 19 अप्रैल 2025 के बाद में 10वीं की कक्षा या यह शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की है या उन्होंने ये एग्ज़ाम दी है और वो पास हुए हैं, तो उनको ये डिटेल भरनी अति आवश्यक है। और फिर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर भी करवाने अनिवार्य हैं, आपके खुद के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यही स्क्रूटनी फॉर्म में भी यह प्रिंट आपको मिला है, तो उसमें भी आपको देखना ज़रूर है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। अब आगे बात करते हैं, ये पेज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 8 नंबर पेज है। अब देखें, अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट जो आपकी जारी की गई वो ये वाली रहने वाली है। यह आपकी संक्षिप्त चेकलिस्ट है। तो इसमें बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखें, आप सभी समझे इस चीज़ को। इसमें दिया है शैक्षणिक योग्यता की संक्षिप्त चेकलिस्ट, तो इसी को आपको भरना है। ये इंपॉर्टेंट प्रपत्र रहने वाला है। 7 नंबर पेज पढ़ा है हमने, 8वां पेज आ चुका है। इसमें दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10वीं की कक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है, जो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है तो आपको सर्वथा अनुरूप वाले ऑप्शन में टिक करना है। आगे कार्यालय हेतु है उसको आपको फिल नहीं करना है। हालांकि ये पेज कार्यालय प्रपत्र हेतु है, तो ये आपको टिक कर देना है कि आप इसका है सर्वथा अनुरूप है, उससे भिन्न किंतु समकक्ष से। यदि आपने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या उसके बाद में की है या उससे भिन्न है, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। पॉइंट नंबर 2 है, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया था। तो यदि पहले प्राप्त किया है तो आपको लगाना है आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त था, यानी 19 अप्रैल 2025 से पहले किया है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, तो आपको ये वाला फर्स्ट ऑप्शन लगाना है। या बाद में किया है तो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त था, फिर आगे कार्यालय विभाग हेतु है तो वो आपको कार्यालय विभाग इसमें चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था? बिल्कुल, यदि हो चुका है तो भरना है आपको अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, तो पहला ऑप्शन भरना है। और सम्मिलित नहीं हुआ है, अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, तो इस पर आपको टिक करना है। 4 नंबर पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण था? इसमें न्यूनतम या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण था। अब आपकी 4th ग्रेड अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के मध्य में हुई है, 19 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 के मध्य में हुई है, तो उसी के बारे में ये चर्चा की गई है कि तब तक आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपने उत्तीर्ण कर ली थी या नहीं की थी। तो इसमें परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली है 10वीं कक्षा, तो आपको टिक करना है इस पर। और परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं की है, अभी भी आपने उत्तीर्ण नहीं की है, उसके बाद में आपने की थी 19 सितंबर 2025 के बाद में आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसमें आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। कार्यालय हेतु वाले में आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। कार्यालय वाले में कार्यालय हेतु वाले ऑप्शन को खाली छोड़ना है, ये विभाग के लिए, विभाग इनको फुलफिल करने वाले हैं। 5 नंबर पॉइंट है, केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है? यानी जब आपका डीवी होने वाला है तो उस डीवी में आपके पास में वो है आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास में है या नहीं है, उससे बाबत है। साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है तो इसमें टिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं की है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में टिक करना है। कार्यालय विभाग तो आगे दिया हुआ है, वो उन्हीं को भरना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। फर्स्ट जो पॉइंट था अपना शैक्षणिक योग्यता, उसमें 5 बिंदु है जो महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो बात कर रहे हैं यह है श्रेणी, तो श्रेणी की चर्चा करते हैं। श्रेणी में आप देखें, श्रेणी में फर्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में है।
प्रवेश पत्र में और आवेदन में दोनों में आपकी श्रेणी है, कैटेगरी है, वो सेम रहनी चाहिए। अगर सेम है तो उसी श्रेणी में है, यदि भिन्न श्रेणी में है तो आपको भिन्न वाले पर ऑप्शन पे टिक करना है। और बाद में उसके लिए आपका जो भी एफिडेविट बनने वाला है, जो आपने बनाकर रेडी कर रखा है, जो आपकी लेखन त्रुटि हुई थी, तकनीकी कारणों से त्रुटि हुई थी, उनको सुधारने के लिए आपने एफिडेविट बनवाया हुआ है, तो उसी के आधार पर है। यदि आपके आवेदन पत्र जब आपने फॉर्म फिल किया था 4th ग्रेड का, उसमें और आपके प्रवेश पत्र में दोनों में आपकी कैटेगरी सेम है, तब तो उसी फर्स्ट वाले ऑप्शन में करना है, उसी श्रेणी में है। यदि दोनों में आपकी कैटेगरी चेंज है तो भिन्न श्रेणी में ऑप्शन को टिक करना है। 2 नंबर बिंदु पढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका है? यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या यह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था? तो इस प्रकार से है ये। जब आपने फॉर्म फिल किया था उससे पहले आप आरक्षित श्रेणी में थे तो आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो आपको लगाना है। तो इसका अर्थ है कि आवेदन की तिथि से पूर्व में आ चुके थे तो इस पर टिक करना है। यदि 19 अप्रैल 2025 के बाद में आपने वो प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपको आवेदन की तिथि के पश्चात वाला ऑप्शन टिक करना है। और इसके साथ में आपका एफिडेविट आपने बनवाया होगा, सभी ने बनवाया होगा जिनके भी ये समस्याएं आई थी। 3rd नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, के जो भी जितनी भी आरक्षित जनजातियां हैं उनका है, तो वह राजस्थान का मूल निवासी है। तो राजस्थान का मूल निवासी है तो इस पहले ऑप्शन पे टिक करना है। राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक करना है जी। 4th नंबर पॉइंट दिया हुआ है। 4 नंबर बिंदु है टीएसपी एरिया के निवास संबंधी। केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू है तो उनको ही अपना डिटेल इसमें भरना है, ठीक है। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी है, ये उन्हीं के लिए भरना है, तो ये हमें नहीं भरना है। इसमें 5 पॉइंट पढ़ते हैं। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है जिनमें रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, जैसे राजस्थान वह अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, सपोज डेट वह एससी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एमबीसी जिस भी कैटेगरी में है, ठीक है, ऐसी कैटेगरी में है सपोज डेट, और वह राजस्थान के बाहर दूसरे जिले में उसका दूसरे राज्य में उसका जन्म हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो उसका जो मूल राज्य है राजस्थान है, उसका जन्म हुआ है गुजरात में हो गया है या मध्य प्रदेश में हो गया जन्म, तो उसका मूल राजस्थान में है तो उसमें होने का साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। हाँ किया है तो हाँ पे टिक करना है, नहीं किया तो नो पर टिक करना है। और कार्यालय हेतु जो दिया हुआ है वो आपको भरना नहीं है। अनुभव पर बात करते हैं। अनुभव का पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किया है या उससे पूर्व किया है। या तो पहले किया है या उपरांत का मतलब है बाद में किया है, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किया है या पूर्व किया है। यदि आपने किया है तो उसमें टिक करना है, यदि नहीं किया तो आपको इसमें टिक नहीं करना है, ये खाली छोड़ देना है। 2 नंबर बिंदु है अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत किया है या उससे पूर्व किए। वापस पढ़ते हैं एक बार। अभ्यर्थी सुने, अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत किया है या उससे पूर्व किया है। अनुभव उससे संबंधित है, आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत किया या पूर्व की है। यदि आपके पास में है तो आप ये दोनों में देख करके टिक लगा सकते हैं, आपकी डेट से पहले किया हुआ है या बाद में किया हुआ है, तो आप इसमें देख करके लगा लीजिएगा। 3rd नंबर पॉइंट है अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वथा अनुरूप है। अनुभव संबंधी योग्यता आपकी विज्ञप्ति में दी हुई योग्यता के सर्वथा अनुरूप है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा देना है, सर्वथा अनुरूप। यदि उससे भिन्न किंतु समकक्ष है तो आपको उससे भिन्न किंतु समकक्ष वाले ऑप्शन पे टिक करना है, सही का निशान लगाना है। कार्यालय हेतु जो ऑप्शन दिया है उसको खाली छोड़ देना है। अब है आयु की बात कर लेते हैं। आयु में पहला बिंदु दिया हुआ है अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित
तिथि को आयु क्या है? अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है? तो वह आपको वर्ष, माह और दिनांक निकाल करके देख लेनी है कितने वर्ष का है, कितने माह का हो चुका था और कितने दिनों का हो चुका था। ठीक है, ये कितने का हो चुका है। 2 नंबर बिंदु दिया हुआ है, विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि कितनी है? 1 जनवरी 2026। उसको आपकी जो आयु है ना, न्यूनतम कितनी रहने वाली है? विज्ञप्ति अनुसार तिथि को निर्धारित तिथि को आयु सीमा, न्यूनतम आपकी आयु कितनी रहनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी रहनी चाहिए, वो आपको उसमें दी हुई है। अधिकतम 40 वर्ष होगी और न्यूनतम जो है आपकी 18 वर्ष के लगभग रहने वाली है, या 16 है। वो आप अपने 4th ग्रेड के नोटिफिकेशन में आप चेक करके देख सकते हैं, जो आपके वर्ष 2024-25 में आया था। 3rd नंबर पॉइंट दिया हुआ है, अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है? जिस भी श्रेणी में मानता है, निम्न में से किस श्रेणी में मानता है? जिस श्रेणी में मानता है उसका क्रम संख्या आपको लिख देना है। ठीक है, उसका क्रम संख्या आपको लिखना है। इसके ठीक नीचे दिया हुआ है, अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों वर्गों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधान निश्चित तौर पे आपके सामने नजर आ रहे हैं। इसमें क्रम संख्या 1 दिया हुआ है, क्रम संख्या 2 दिया हुआ है। पहले क्रम संख्या 1 पढ़ लेते हैं। क्रम संख्या 1 में दिया हुआ है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति ST एवं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष, इनके लिए है। तो आप इसमें आप अधिकतम आयु में देय छूट, यदि आपने छूट प्राप्त की है, आयु सीमा में छूट प्राप्त की है, तो आप इसमें लिखोगे कि कितने वर्षों की छूट आपको प्राप्त की गई है। अभ्यर्थी टिक करें और आपको वहाँ पर टिक भी करना है, या आपको अभ्यर्थी टिक करें तो इस टिक वाले ऑप्शन में आपको कर देना है। अधिकतम आयु में देय छूट वर्षों में, अधिकतम आयु में देय छूट आपको कितनी मिल रही है वो आपको दर्ज करना है। राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य, राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य, तो उनके बारे में इसमें दिया हुआ है। अधिकतम आयु में देय छूट वर्षों में वो आपको दर्ज करना है, कितने वर्ष की आपको छूट दी जा रही है। अभ्यर्थी टिक करें तो यहाँ पे आपको टिक करना है। कार्यालय हेतु है तो वो आपको फुलफिल नहीं करना है, वो फिल आपको नहीं करना है। इसके ठीक नीचे दिया हुआ था, अन्य पिछड़ा या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं तो उनको भी यही कॉलम भरना है। ऊपर वाला जो कॉलम था ये सिर्फ पुरुषों के लिए था। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ऊपर वाला कॉलम है, और राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनको सेकंड वाला कॉलम भरना है। ध्यान रखिएगा, कॉलम है महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 3 नंबर बिंदु दिया हुआ है, सामान्य वर्ग की महिला। यदि सामान्य वर्ग की महिला है तो आपको आयु में कितनी छूट मिल रही है, और आप टिक करना जरूर है। 4 नंबर बिंदु है, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला है तो कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी इनकी, और इस पर टिक कर देना है। 5 नंबर बिंदु है, राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप सेवारत अधिकतम आयु सीमा है तो टिक कर देना है आपको। ठीक है, सिर्फ टिक ही करना है यदि आप है। राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक अधीनस्थ सेवा हेतु अधिकतम आयु सीमा इनके लिए है तो भी आपको लगाना नहीं, इसमें आपको टिक करना है यदि आप इसमें आ रहे हैं तो। भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट यानी प्रतिरक्षा सेवा के वे कर्मचारी जिनको रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है, अधिकतम आयु सीमा इनके लिए जो भी होंगी वो हो जाएंगी, आपको इसमें टिक कर देना है यदि आप इसमें आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो आपको टिक नहीं करना है। सैन्य क्रॉस, वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारक भूतपूर्वक सैनिक और रिजर्विस्ट अधिकतम आयु सीमा आपके लिए नहीं है और आपको इसमें टिक कर देना है। 9 नंबर पॉइंट है, 9 नंबर बिंदु दिया हुआ है, इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे आयु के समकक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों, और यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे
तो अवसर तक, ये अवसर तक है और आपको टिक करना है यदि आप इसमें एलिजिबल हैं, इसमें आ रहे हैं तो। 10 नंबर पॉइंट है रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स या शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समकक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अंतर्गत ही समझा जाएगा। यदि लागू हो तो अंकित करना है, लागू नहीं हो तो आपको छोड़ देना है। 11 नंबर बिंदु दिया हुआ है। 11 नंबर बिंदु है जो कि एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर्स के मामले में अधिकतम आयु सीमा में अब दिया हुआ है यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो और उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर है तो टिक करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, युगांडा और जंजीबार के प्रत्यावर्तित व्यक्ति अधीनस्थ सेवा हेतु यदि इसमें हैं तो आप भर सकते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी, उनको टिक करना है, ये अपने लिए नहीं है। सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश से प्रत्यावर्तित व्यक्ति जो पाकिस्तान से अपने भारत में आए थे अधीनस्थ सेवा हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी, इनको यदि है तो टिक कर देना है, नहीं तो छोड़ देना है। 14 नंबर बिंदु दिया हुआ है भूतपूर्वक से अधिक 14 नंबर पॉइंट दिया हुआ है 14 नंबर बिंदु दिया हुआ है भूतपूर्वक यदि जो दंडित होने से पूर्व इस राज्य के अधीन किसी पद पर संस्थाई रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था तो कोई अधिकतम आयु सीमा इनके लागू नहीं होगी। यदि ये है तो इनको टिक करना है, नहीं है तो खाली छोड़ देना है। 15 नंबर बिंदु दिया हुआ है अन्य भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में, तो यदि है ऐसा है तो आपको कारावास में व्यतीत अवधि के बराबर आपको बताना है और उसमें टिक कर देना है। कोई अन्य आपके पास विवरण है तो आप दर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहने वाली है। इसी के ठीक नीचे आवेदक के हस्ताक्षर दिए हुए हैं, ये आपको आवेदक के हस्ताक्षर भरना है। अब इसमें नोट दिया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं। किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। उक्त प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी है, अर्थात अभ्यर्थी को किसी भी एक प्रावधान में अधिकतम आयु में छूट को लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर नहीं, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। ये 10 नंबर पॉइंट है। 10वां पेज आ चुका है। 7, 8, 9 और 10 ये 4 ही पेज आपको प्रिंट निकलवाने हैं और इनको आपको भरना है। परिनिरीक्षा टिप्पणी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ये आपके लिए नहीं रहने वाला है, ये कार्यालय उपयोग हेतु रहने वाले हैं, ये आपको भरना नहीं है, ये आपको भरना नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपको पेज निकलवाना है। 10 नंबर पेज है, आपको ऐसे ही निकलवाना है। ठीक है, ये 11 नंबर पेज आ रहा है अटेस्टेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ तक की सारी जानकारी आशा करते हैं कि समझ में आई होंगी और यही फॉर्म आपका भरना है। इसमें 4 प्रिंट है, 7 नंबर पेज है, 8 नंबर पेज है, 9 नंबर पेज और 10 नंबर पेज है। ये 4 पेज आपको निकलवाने हैं। इन चारों पेज को बड़ी बारीकी से पढ़ना है और सही तरीके से आपको भरना है। आप हमारी लाइव स्ट्रीम पर पहली बार जुड़े हैं तो आपका दिल से स्वागत। आप इस चैनल को लाइक करें, इसके कमेंट, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करें और हर आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर सकते हैं। और यदि आप हमारी इन जानकारियों से संतुष्ट हैं तो यदि आप हमारी इन जानकारियों से संतुष्ट है, समझ पा रहे हैं तो आप हमें सुपर चैट, सुपर थैंक्स या सुपर स्टिकर्स के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से आर्थिक सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा लाइक आपके वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन ज़रूर दबा लें और
ताकि आप आगे की प्यारी प्यारी वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।